जय हिंद फ्रेंड। हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो। मैं जा रहा हूँ उजालों की तमन्ना लेकर, अगर सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। बच्चों के लिए अंकल कलाम तो बड़ों के लिए कलाम साहब। कलाम साहब को साइंस की दुनिया में मिसाइल मैन का नाम मिला तो राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान पीपल प्रेसिडेंट यानी जन राष्ट्रपति के तौर पर बनी। कलाम साहब की पूरी जिंदगी किसी ऊर्जा के समान है। उन्होंने अखबार बेचने से लेकर भारत के पहले नागरिक यानी प्रेसिडेंट बनने तक का सफर तय किया। सपने वो नहीं होते जो नींद में आया करते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इन्हें शॉर्ट में APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। ए माने अबुल उनके परदादा, पी माने पकीर उनके दादा, जे माने जलालुद्दीन उनके पिता और अब्दुल कलाम उनका नाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को एक मध्यवर्गीय मुस्लिम अंसारी परिवार में हुआ था। द्वीप जैसा छोटा सा शहर प्राकृतिक छटा से भरपूर था। शायद इसीलिए अब्दुल कलाम जी को प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा था। रामेश्वरम का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र के निकटता के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा है। उनके पिताजी जैनुलब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे न ही पैसे वाले थे। वे एक नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। वो मछुआरों को भी अपना नाव किराए पे देते थे। उनका संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं तथा अध्यापकों के साथ काफ़ी स्नेहपूर्ण था। अब्दुल कलाम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण के कार्य भी किए थे। अब्दुल कलाम जी संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। इनकी दादी माँ और माँ द्वारा ही पूरे परिवार की परवरिश की जाती थी। इनके घर के वातावरण में प्रसन्नता और वेदांत दोनों का वास था। इनके घर में एक तरफ खुशियाँ भी थीं तो दूसरी तरफ मुश्किलें भी थीं। अब्दुल कलाम जी के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव था। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम जी के बहुत काम आए। अब्दुल कलाम जी की 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दाखिला हुआ। एक बार क्लास के अंदर अब्दुल कलाम जी मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ बैठे हुए थे पहली बेंच पर, और मास्टर जी उनको मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ पहली बेंच पर बैठे देखकर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, हे मुसलमान लड़का, प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ पहली बेंच पर कैसे बैठा। उनको लगा के थप्पड़ पीछे बैठा दिए। अब्दुल कलाम जी चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए और क्या सोचे इस घटना पर उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं पीछे बैठकर दुनिया बदलूंगा। और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता। वे कहा करते थे, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आप अपने क्लास में किस बेंच पर बैठते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये 10 भाई बहन थे, तो पैसा की कमी के कारण ये अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचते थे। अखबार क्यों बेचते थे? इनको पता था पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन सारे रास्ते बेचते वक्त मैं पूरे अखबार को पढ़ जाऊंगा। ये चलते चलते पूरे अखबार को पढ़ जाया करते थे। जब ये 8 साल के थे तब इनके गणित के अध्यापक ने कहा कि जो बच्चा सुबह 4 बजे नहा धो के आएगा मैं उसे फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा। कलाम जी का घर इनके यहाँ से काफ़ी दूर था। कलाम जी 3 बजे सुबह उठते थे और नहा धो के मास्टर जी के यहाँ 4 बजे तक पहुँच जाया करते थे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। जब ये 5वीं क्लास में थे, इनके टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर वे सिखा रहे थे
कि चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल की डिटेल कैसे उड़ती है, लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आया। तो इनको समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ उड़ती हुई चिड़िया दिखाई और वो लाइव एग्जाम्पल दिखाए चिड़िया उड़ती हुई और इनके पंखों का शेप भी बताए। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम जी यह तय कर लिए कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग रामनाथपुरम के एक स्वाट हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसीलिए इन्होंने 1950 में मद्रास के हाईएस्ट कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय यह देश का सबसे अच्छा कॉलेज था, वहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिए। अब ये एरोनॉटिक्स के छात्र थे, तो एक बार इनके प्रोफेसर ने इन्हें एक प्रोजेक्ट दिया और इस प्रोजेक्ट में इन्हें एक विमान का डिजाइन तैयार करना था। तो इन्होंने खूब मेहनत और लगन से एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिए और अपने प्रोफेसर को दिखाए, लेकिन इनके प्रोफेसर को यह डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनके प्रोफेसर ने कहा, यदि तुम 3 दिन के अंदर एक नया डिजाइन तैयार नहीं किया तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप रोक दूंगा। कलाम जी ने उनसे विनती की, सर आप मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं नया डिजाइन तैयार करके दूंगा। इस प्रोजेक्ट को 3 दिन में पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके प्रोफेसर ने सिर्फ 3 दिन का ही समय दिए। कलाम जी 3 दिन बिना खाए बिना सोए दिन रात मेहनत करके नया प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। और कलाम जी जब प्रोफेसर को डिजाइन दिखाए तो प्रोफेसर के आंखों में आंसू आ गए और कहे, बहुत बढ़िया डिजाइन है। सबको लड़ने पड़े अपनी अपनी जंग, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया और इसी प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्चिंग व्हीकल प्रोग्राम को परवान बढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। इन्होंने गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया, अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। अग्नि, पृथ्वी व आकाश को बनाने में कलाम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलाम जी जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सलाहकार भी थे। इन्होंने राजनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग अग्नियास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण की परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इसी तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्रदान करने में सफलता अर्जित की। कलाम जी ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थक NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम जी 90% बहुमत द्वारा भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत इन्हें जनता के राष्ट्रपति यानी पीपल्स प्रेसिडेंट की उपाधि मिली और कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते
तो कभी पुलिस वालों से वे बात कर रहे होते थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम जी व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे, यह शाकाहारी भी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाली अंदाज में लिखी है और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। और कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के मानद फेलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाई। और 27 जुलाई 2015 की शाम कलाम जी भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलोंग में भाषण दे रहे थे, तभी इनको दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालात में इन्हें आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। इस दुखद घटना के बाद 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया और देश की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहे और आज के युवाओं के लिए उनके आदर्श पर चलना बड़ी सौभाग्य की बात होगी। वे कहते थे, शिक्षण एक बहुत महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करेंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।